नागरिक कौन हो सकता है ये तो हम आगे समझेंगे, पर नागरिक कौन है इसे हमने समझा है उन 4 श्रेणियों को समझने के बाद। और नागरिक बनाम विदेशी कौन है? या तो एक व्यक्ति इस देश का नागरिक होगा, एक निवासी, या वो विदेशी होगा। तो अब हम ये अंतर तो समझ गए, लेकिन नागरिकता क्या है, अब इस पर हम थोड़ा और गहराई पे जाएं। नागरिक बनाम नागरिकता, नागरिक बनाम विदेशी तो समझ में आ रहा है। अब हम नागरिक बनाम नागरिकता पे चलते हैं। नागरिकता क्या है? और नागरिकता को अंग्रेजी में, जैसे मैंने पहले बताया, सिटीजनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। तो नागरिकता एक राजनैतिक और कानूनी स्थिति है। स्थिति, राजनैतिक और कानूनी स्थिति है। इट इज ए पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस, STATUS, एक कानूनी स्थिति है। सामान्य अर्थ में यदि हम देखें तो नागरिकता शब्द जैसे ही बोलेंगे तो एक जिम्मेदारी का बोध होगा, एक उत्तरदायित्व का बोध होगा। ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे हमने नागरिकता की बात की। क्योंकि नागरिक शब्द तो हम लोग बहुत सामान्य अर्थ में लेते हैं, जो गलत है। नागरिक और निवासी में बहुत अंतर है। यदि मैं इस देश का नागरिक हूं तो नागरिकता तो नागरिक होने के नाते नागरिकता मुझे मिली हुई है, यानी एक उत्तरदायित्व मिला है, एक जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। उस जिम्मेदारी का निर्वहन मुझे करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। अर्थात मानव या समाज और देश की प्रगति में योगदान देना जरूरी है। नागरिकता, वह पहली बात, तो नागरिकता एक स्थिति है, स्थिति। दूसरी बात, उस स्थिति के तहत हमें किस भी बात का भान होता है? जिम्मेदारी का, उत्तरदायित्व का। तीसरी बात, ये जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व किसके प्रति? देश के प्रति, कि हम देश के लिए कुछ करें, देश के प्रगति में योगदान दें, उसके उत्थान में सक्रिय रूप से भाग लें, देश के साथ सहयोग करें, कोऑपरेशन। यही नागरिकता की स्थिति है। यही स्थिति, यही नागरिकता कहलाती। कर्तव्य परायण रहना, उत्तरदायित्व के अनुबोध से बंधा रहना और उसे महसूस करते हुए क्या करना? देश का उत्थान करना। ये नागरिकता है। नागरिकता जो शब्द है, ये हमें दूसरे शब्दों में, पूर्व में जो मैंने परिभाषाएं बताई, उस परिभाषाओं को बताते हुए मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि नागरिक जो है उसका संबंध राज्य से है। राज्य यानी स्टेट, यानी देश, जो मैंने कहा, शासन व्यवस्था। नागरिक जो है उसका संबंध अधिकार से है, कर्तव्यों से है। तो यहाँ नागरिकता का संबंध व्यक्ति और राज्य से है, व्यक्ति और राज्य से है। और यह एक वैधिक संबंध है, कानूनी संबंध है, बाउंड बाय लॉ। जैसे ही मैं अपने को नागरिक मानता हूँ, वैसे ही मैं एक कानूनी बंधन से, शासन से बंध जाता हूँ। उस बंधन के तहत मेरे कुछ कर्तव्य होते हैं, जिसे निभाना मेरा उत्तरदायित्व बन जाता है। और ऐसा उत्तरदायित्व निभाते हुए मैं क्या कर रहा हूँ? देश के उत्थान में योगदान कर रहा हूँ। अपने उत्थान में तो कर ही रहा हूँ, देश के उत्थान में भी, देश की प्रगति में भी, देश के विकास में भी योगदान कर रहा हूँ। तो अब समझ गए होंगे कि
नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच का वैधिक संबंध जिसके आधार पर व्यक्ति की राज्य के प्रति निष्ठा रहती है और राज्य व्यक्ति की रक्षा करता है। दोनों तरफ ऐसा बंधन, व्यक्ति बनाम राज्य, व्यक्ति जो है वो राज्य के प्रति निष्ठा दिखाएगा और राज्य जो है वो व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी, सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। सुरक्षा से अर्थ क्या है? पड़ोसी से नहीं, सुरक्षा से अर्थ विदेशी आक्रमणों से, सुरक्षा से अर्थ ऐसी गतिविधियों से जो गैर कानूनी हैं, उससे सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी देता है। हम ये कह सकते हैं कि इस संबंध का निर्माण जो है, ये जो मनुष्य बनाम राज्य का जो संबंध है वो राष्ट्रीय कानून के तहत होता है और इसी अंतर्राष्ट्रीय, और ये जो कानून है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उसे मान्यता है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है इसको हम आगे देखेंगे अगले बिंदु में। फिलहाल हम इतना समझ जाएं कि ये संबंध जो है वह कानूनी संबंध है। जैसे ही मैंने नागरिकता किसी को दी राज्य ने, तो राज्य ने सुनिश्चित कर लिया कि उस व्यक्ति की निष्ठा वो अपने ऊपर, हमारे ऊपर रखेगा, वह व्यक्ति हमारे प्रति निष्ठावान होगा और राज्य ने इसकी एवज में एक तरीके से इस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने सुनिश्चित किया। ये गिव एंड टेक एक तरीके से एग्रीमेंट है। एक विचारक हैं, उनके अनुसार नागरिकता ऐसा बंधन, ऐसा संबंध जो एक व्यक्ति को एक राज्य के साथ संबंध करके उसका भान कराती है और ये सुनिश्चित कराती है कि उसे संरक्षण का अधिकार मिल जाए। जैसे ही मैंने अपने को निष्ठावान घोषित किया तो दूसरे शब्दों में मैंने सरकार पर भी ये बाध्यता डाल दी कि वह मुझे सुरक्षा प्रदान करे। आप समझ गए? तो इससे राज्य का संरक्षण पाने का अधिकारी हो जाता है। जैसे ही मुझे नागरिकता मिलती है या यदि मैं नागरिक हूँ तो एक नागरिक के नाते मेरा कर्तव्य क्या है? निष्ठावान होना शासन के प्रति, और उसके बदले शासन सुनिश्चित करती है कि मुझे क्या मिले? सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले। राज्य द्वारा बनाए गए कानून के पालन के प्रति वह बाध्य है। डॉक्टर विलियम बॉयड, अनदर एक और जो प्रसिद्ध विचारक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि नागरिकता जो है, सिटीजनशिप, वो क्या है? उनके अनुसार बड़ा सरल परिभाषा, कर्तव्यों के उचित क्रम का निर्धारण। कर्तव्यों के उचित क्रम, पहली बात तो कर्तव्य, नागरिकता का संबंध कर्तव्य से है उनके अनुसार। और अभी तक जितनी परिभाषाएं हमने देखी उसमें हमने निश्चित रूप से समझा कि अच्छी नागरिकता की अपेक्षा की जाती है नागरिक से, और अच्छी नागरिकता के मायने हैं कि नागरिक जो है वो अपने कर्तव्य निभाए, देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाए। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा, विलियम बॉयड ने, कि नागरिकता जो है वो कर्तव्यों के उचित क्रम का निर्धारण। बहुत सारे कर्तव्य हैं, कल्पना करिए, हैं वास्तव में। कर्तव्यों की प्राथमिकता का निर्धारण, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यदि कोई दो कर्तव्य में कभी किसी कारण से टकराहट हो रही है तो देश के प्रति जिसमें समर्पण दिखाई दे रहा हो, हमें वो कर्तव्य पहले। मेरा कर्तव्य मेरे परिवार के प्रति भी है, मेरा कर्तव्य मेरे समाज के प्रति भी है, और मेरा कर्तव्य मेरे देश के प्रति भी है। तो देश के प्रति जो कर्तव्य है वो सर्वोपरि है, उसे हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि नागरिक किसने हमें बनाया? देश ने बनाया, समाज ने नहीं बनाया। ठीक, तो यहाँ पर ये बात को स्पष्ट है, कर्तव्यों के प्रति उचित क्रम निर्धारण का नाम ही नागरिकता है। अब अंतिम जो परिभाषा एक भारतीय की है,
डॉक्टर राम व शर्मा, उनके अनुसार क्या है नागरिकता? वह जीवन स्थिति, पहली बात तो ये स्थिति है, इट्स ए स्टेटस, ए पोजीशन, जिसमें नागरिक को राज्य की सीमा के अंदर रहते हुए उपभोग करना है और राज्य की सेवा करना है। उपभोग और सेवा, उपभोग किस माध्यम से? अधिकारों के माध्यम से। सेवा किस माध्यम से? कर्तव्यों के माध्यम से। दूसरे शब्दों में इन सभी परिभाषाओं में नागरिकता की परिभाषाएं लें या नागरिक की परिभाषाएं लें, इन सभी परिभाषाओं में राज्य, कर्तव्य और अधिकार, इन तीन के बीच में जो संबंध है उसको लेकर परिभाषित किया गया है नागरिकता को और नागरिक को। उपभोग, ये एक बड़ी अच्छी परिभाषा है, उपभोग और सेवा। राज्य की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य और राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करना एक नागरिक के नाते हमारा अधिकार। तो ये परिभाषाएं थी डॉक्टर राम और शर्मा की। निष्कर्ष क्या, इसका निचोड़ क्या? निचोड़ ये है कि नागरिकता जो है वो सही मायने में एक हैसियत है, सही मायने में एक क्षमता है, हैसियत या क्षमता, जिसके कारण, उस हैसियत के कारण, उस क्षमता के कारण हमें अधिकार मिले होते हैं। साथ ही समाज के कर्तव्यों के पालन करने का आदेश मिला होता है। अब समझ गया? मैं पुनः दोहरा दूं कि ये एक स्थिति है, एक हैसियत है नागरिकता। उस हैसियत या स्थिति में क्या होता है? नागरिक को कुछ अधिकार मिलते हैं जिसका वो उपभोग करे और उसके कुछ कर्तव्य होते हैं जिस उन कर्तव्यों का पालन करते हुए वे देश की सेवा करे। बात स्पष्ट? तो इस प्रकार नागरिकता क्या है? एक स्थिति है, एक स्टेटस है। नागरिकता कोई चीज नहीं है। नागरिकता दी जाती है, ली जाती है, इसका अर्थ ये नहीं समझें कि नागरिकता कोई चीज है। बहुत सरल शब्द में याद रखें, नागरिकता एक स्थिति है, स्टेटस है। नागरिकता के बारे में बात करते हुए तीन बातों का हमें बोध होता है। तीन बातें हमारे जहन में आती हैं जब भी हम नागरिकता की बात करें तो। पहला कि असैनिक और राजनीतिक अधिकार, असैनिक और राजनीतिक अधिकार एक राज्य का सदस्य होने की वजह से राज्य के संरक्षण में नागरिक इसका उपयोग करता है। असैनिक और राजनीतिक अधिकार राज्य का सदस्य होने के नाते, राज्य मतलब बारंबार मैं आपको बता रहा हूँ, राज्य मतलब स्टेट। स्टेट का अर्थ राज्य यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नहीं, स्टेट का अर्थ देश। राजनीति शास्त्र में स्टेट मतलब एक देश, एक राजतंत्र, एक तंत्र। तो राज्य का सदस्य होने की वजह से राज्य के संरक्षण में इन अधिकारों का उपभोग कौन करता है? नागरिक करता है। असैनिक और राजनीतिक अधिकार, इसका बोध हमें रहता है। दूसरा, अधिकारों के बाद दूसरा बोध किसका रहता है? कर्तव्यों का, जिसका संबंध उत्तरदायित्व से है। केवल टेक ही नहीं, केवल लेना ही नहीं, हमें यह अधिकार मिले, हमें वो अधिकार है, हमें यह अधिकार है, हमें यह अधिकार है। अधिकार ही अकेले नहीं है, नागरिकता का संबंध हमें कर्तव्यों से भी है, यानी गिव, देना भी है कुछ। यदि हमें मिलना है संरक्षण सरकार से तो सरकार को उसकी एवज में हमें कुछ देना भी है। यदि देश से हमें कुछ मिलना है तो उस देश को हमें कुछ देना भी है। मिलना यानी अधिकार,
देना यानी कर्तव्य। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अधिकार और कर्तव्य। तो दूसरा बोध किस बात का होता है जब हम नागरिकता की चर्चा करते हैं? तो दूसरा बोध होता है अपने कर्तव्यों का, अपनी जिम्मेदारियों का। राज्य के प्रति नागरिक कर्तव्यों का पालन करता है, सामाजिक हित की बात करता है, सामाजिक हित के विरुद्ध की बात करता है। ये दूसरा बोध। और तीसरी बोध मतलब फीलिंग, समझ। तीसरा क्या है कि देश के प्रति निष्ठा, भक्ति, देश के प्रति समर्पण, देश सर्वोपरि, देश के प्रति भावनाएं। कौन सी भावनाएं? बलिदान की भावना, त्याग की भावना, समर्पण की भावना, देशभक्ति की भावना। ये तीन बातों का बोध नागरिकता के तहत हमें होता है। हमने समझ लिया नागरिक, हमने समझ लिया विदेशी, और अब हमने समझ लिया नागरिकता। ये जो पृष्ठभूमि है, ये केवल पृष्ठभूमि है। किस बात की पृष्ठभूमि? हमको आपको ये समझने के लिए कि कौन नागरिक है, उसकी पात्रता किसको क्यों मिली हुई है। नागरिक कौन है और उसको पात्रता क्यों मिली हुई है, ये समझने के लिए। और अब अगला बिंदु हम समझते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप, अर्थात नागरिकता के आवश्यक तत्व। नागरिकता के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप। क्या जरूरी है, क्या तत्व जरूरी क्या है, मतलब उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं एक नागरिकता के लिए। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि एक कानूनी पद है। कानूनी पद है। अधिकार, आप पैदा हुए इसलिए आपको अधिकार मिल गया, नहीं, ये एक कानूनी समझौता है, समझ लीजिए, जिसे कौन देता है? राज्य देता है। उस देश के रहने वालों को राज्य कुछ कानूनी पद देता है जिसके तहत आपको वो अधिकार मिले हुए हैं, और साथ ही राज्य उसे वापस भी ले सकता है। मात्र आप वहाँ पैदा हुए इसलिए आपको वो अधिकार मिल गए जरूरी नहीं है। उचित समय पर, उचित कारणों के आधार पर आपका ये अधिकार सरकार वापस ले सकती है। इस बात को समझें। आपका अधिकार छीना जा सकता है, इस बात को समझें। दूसरी बात, नागरिकता कार्ड जो है उसके तहत आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, राज्य कुछ अधिकार प्रदान करता है, और साथ ही आपके कुछ कर्तव्य भी हो जाते हैं। तो पहला कर्तव्य क्या था? पहला तत्व क्या था? अधिकार। दूसरा तत्व क्या हुआ? कर्तव्य। यानी आप किसी भी दृष्टि से नागरिकता की चर्चा करें या नागरिकता को समझें, किसी भी दृष्टि से, तो ये तत्व दोनों उसमें निहित होना जरूरी है, अधिकार और कर्तव्य। आप यदि सरकार को कहते हैं कि मैं देश का नागरिक हूं, मेरा अधिकार है, तो सरकार आपको कहेगी आप इस देश के नागरिक हैं, तो ये आपके कर्तव्य भी हैं, ये आपके कर्तव्य भी हैं। तो इस प्रकार कर्तव्य का पालन भी बहुत ज़रूरी है। आप यदि सरकार को कहते हैं, राज्य को कहते हैं कि नागरिक हैं, तो नागरिक होने के नाते मुझे आपका संरक्षण जरूरी है, आपके द्वारा सुरक्षा का प्रावधान करना जरूरी है, तो राज्य आपको निश्चित रूप से कहेगा कि उसी तारतम्य में आपके लिए कर्तव्यों का अनुपालन भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे द्वारा आपका संरक्षण। तीसरा जो तत्व है वो है कि कि बड़े हित में छोटा हित निहित रहता है। बड़े हित में छोटा हित निहित। एक परिभाषा मैंने दी थी जिसमें मैंने कहा था
कि कर्तव्यों का क्रमबद्ध तरीके से प्राथमिकताएं तय करते हुए परिपालन करना एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। बताया था आपको, ये क्रमबद्ध परिपालन ये बहुत समझने की चीज़ है, प्राथमिकताओं के आधार पे। और इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि इसका तीसरा तत्व नागरिकता का है कि सब बड़े हित में छोटे हित निहित हैं। अर्थात सर्वोपरि हित किस बात का? सर्वोपरि हित पूरे राष्ट्र का। राष्ट्र के बाद किसका हित? आपके अपने राज्य का, आपके अपने फिर नगर का, शहर का, आपके अपने उसके बाद गांव का, और इस प्रकार अंत में आपका अपने परिवार का। आप अपने परिवार का हित ध्यान में रखें, पर जरूरी है कि उस कार्य को करने से पहले ये देखें कि इससे नगर का हित हो रहा है कि नहीं, समाज का हित हो रहा है कि नहीं, राज्य का हित है कि नहीं, राष्ट्र का हित है कि नहीं। आप कुछ कर रहे हैं तो करने के पहले सोचें कि इसमें राष्ट्र का निहित है कि नहीं। ये बहुत समझ और ऐसी प्राथमिकताएं बहुत जरूरी हैं। परिवार के हित के ऊपर समाज का हित रहता है, समाज के हित के ऊपर नगर का हित रहता है, नगर के ऊपर राज्य का हित रहता है, राज्य के ऊपर देश का हित रहता है। और देशवासियों का कर्तव्य है कि वे देश के हित के ऊपर विश्व का हित सोचें। तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व हित की बात हो रही है। वसुधैव कुटुंबकम यही कहलाता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वो विश्व हित को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्र हित को उससे नीचे रखने की बात है। तो अब आप ये स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप अर्थात आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। अब हम आते हैं अगले बिंदु पर कि नागरिकता पाने की क्या क्या शर्तें हैं। जितना भी मैंने अभी बताया, नागरिक कौन कहलाता है, कितने प्रकार के नागरिक हैं, विदेशी कौन कहलाता है, कितने प्रकार के विदेशी हैं, नागरिकता क्या है, नागरिकता के तत्व क्या हैं, ये सब हमारी उस समझ की पृष्ठभूमि थी जिसके तहत अब हम जानेंगे कि हम लोग किस आधार पर नागरिक बने हैं। आप पाएंगे कि समाज के विभिन्न लोगों को अलग अलग आधार पर नागरिकता दी गई है। उसके आधार क्या है, क्या शर्तें हैं, किन शर्तों पर नागरिकता मिलती है, और इसके अध्ययन में विशेष रूप से हमारा केंद्र बिंदु रहेगा भारत। मैंने प्रारंभ में बताया था कि इस अध्याय की समाप्ति पर हम लोग क्या क्या समझ जाएंगे, क्या क्या सीख लेंगे। तो एक बिंदु हमने बताया था कि विभिन्न देशों में क्या क्या शर्तें हैं नागरिक बनने की, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाला जाएगा, पर विशेष रूप से हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अब बात करेंगे। अभी तक जो बातें की मैंने वे पृष्ठभूमि थी, भूमिका थी, बैकग्राउंड था, जिसके आधार पे अब आप समझेंगे कि भारत में नागरिकता किस किस आधार पे दी जा रही है, क्यों दी जा रही है या क्यों नहीं दी जा रही है। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नागरिकता की शर्तें भारत के संदर्भ में। सबसे पहले, यदि किसी विदेशी को भारत का नागरिक बनना है तो उसे कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। क्या शर्तें हैं? सबसे पहला, एक आवेदन लगाएगा। अपने आप यहाँ आके बस गया और वर्षों से रह रहा हो तो वो यहाँ का नागरिक नहीं बनेगा, निवासी हो जाएगा, लेकिन नागरिक नहीं। और नागरिक नहीं है अर्थात उसको राजनीतिक अधिकार नहीं मिले हैं, वो यहाँ के राजनीतिक पदों के लिए योग्यता नहीं रखता।
तो वे शर्तें क्या हैं जिसके तहत एक व्यक्ति नागरिक बनता है? और एक व्यक्ति का अर्थ यहाँ विदेशी से है। पहला, एक तरीके का आवेदन करना। उसे दूसरा, जिस देश का है उस देश की नागरिकता को छोड़ देना। एक तरह का घोषणा पत्र देना जिसके तहत यह घोषित होता है कि मैं जो मूलतः इस देश का निवासी हूँ वहाँ की नागरिकता अब छोड़ देता हूँ, यानी वहाँ के अधिकारों से, वहाँ के कर्तव्यों से मैं अपने को मुक्त कर देता हूँ। और उसकी अनुमति वो उस देश के सरकार से लेता है और उसे जिस देश की नागरिकता वह चाहता है वहाँ देता है, वहाँ प्रस्तुत करता है उस अधिकार पत्र को, उस सर्टिफिकेट को। तो पहली बात एक आवेदन, दूसरा मूल नागरिकता का त्याग की घोषणा या सूचना, और वहाँ की नागरिकता को पूरी तरह छोड़ देना। और तीसरा है जिस देश की नागरिकता वो चाहता है वहाँ कुछ निश्चित समय तक रहे। उस निश्चित समय के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी हम जान लें कि एक विदेशी भारत में आकर मात्र 2 माह बाद, 2 दिन बाद, 2 वर्ष बाद आवेदन की पात्रता नहीं रखता। आते ही वो विदेशी यहाँ आवेदन देकर नागरिकता पाने की मांग नहीं रख सकता। उसके लिए कुछ शर्त है, कितने वर्ष उसको रहना पड़ेगा जिसके बाद वह आवेदन कर सकता है, ये समझने की चीज़ है। तो तीसरी जो बात है, तीसरी जो शर्त है वह है समयावधि। वह है समयावधि, कितने वर्ष तक निवास करे, कितने वर्ष आवश्यक है। और चौथी और अंतिम शर्त विदेशी के लिए है कि वो एक शपथ पत्र दे, जिस शपथ पत्र में वह स्पष्ट करे कि उस देश के प्रति जहाँ की वो नागरिकता चाहता है उसके प्रति वो निष्ठावान रहेगा, उसके प्रति वो समर्पित रहेगा, उसके प्रति वो भक्त रहेगा। जब उसके प्रति भक्त रहेगा तभी तो वह देशभक्त कहलाएगा। और एक अच्छे नागरिक का परम कर्तव्य है कि वह देशभक्त हो, सर्वोच्च श्रेणी का देशभक्त हो, बलिदान त्याग की भावना से पूरा भरा हुआ हो। ये तभी संभव है जब वो देशभक्त है, और देशभक्त है इसकी उसे घोषणा करनी पड़ेगी कि मैं पूर्ण रूप से इस देश के प्रति समर्पित हूँ, अर्थात देश के कर्तव्यों का पूरी तरह मैं पालन करूँगा। तो ये चार शर्तें हैं। आवेदन, दूसरा निश्चित अवधि, तीसरा पुरानी नागरिकता का त्याग, और चौथा शपथ पत्र, निष्ठा का शपथ पत्र। ठीक, तो अब आप ये समझ गए हैं कि भारत में इसके लिए क्या शर्तें हैं। अब आगे क्या होता है भारत में? शर्तें तो हम एक विदेशी ने पढ़ ली, उसको हमने समझा दिया, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है, क्या तरीका है? जो मैंने पहला बिंदु आपको बताया कि उसे एक आवेदन देना होगा, और आवेदन देने के पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि वह एक निश्चित काल तक भारत में बसा हुआ हो, भारत में रह रहा हो। तो वो आवेदन किसे देना होगा, कितने वर्ष रहना जरूरी है जिसके बाद वो आवेदन देने की पात्रता रखता हो। तो ऐसी कुछ जानकारियां अब चलिए हम आगे यही भारत के संदर्भ में जानें कि इसकी विधियां क्या हैं, इसके नियम क्या हैं, शर्त क्या है। हर देश के अपने अपने नियम हैं, हर देश की अपनी अपनी शर्तें हैं, पर कुछ शर्तें सामान्य हैं, कॉमन हैं।